तो प्रिय बालक जी, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बालक जी, आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। आपको केमिस्ट्री में एक लेक्चर मिल गया है, नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है और बायो में भी चाहता हूँ कि शुरू हो जाए, और एक फिजिक्स में। जैसे हम लोग पहले पढ़ा करते थे बच्चा जी, सब विषय में एक एक चैप्टर, एक एक लेक्चर बार एक ये कर, आज से मतलब आज का दिन अगर बायो का है तो फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, यानी 1 बाई 1 करके वैसा ही हम लोग पढ़ेंगे बच्चा जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे ऑनलाइन के छात्र हैं, तो आप बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, क्या जितना आपको कंटेंट पढ़ाया गया। मानता हूँ थोड़ा मैं पीछे रह गया था केमिस्ट्री में और थोड़ा मैं लेट हो गया है, ये है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ाया हुआ नहीं आया, लेकिन मैं आप इतना देखो, आपको जितना पढ़ाया गया क्या वो आपको काम आया कि नहीं आया, क्या उससे क्वेश्चन टफ हो गए थे क्या, तो आपको फील आएगा नहीं। क्योंकि बच्चा जी पूरा कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं, पूरा उसका टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, आंसर क्वेश्चन के पीछे नहीं भाग रहे हैं जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, वैसे हम लोग करना भी नहीं है। तो बच्चा जी आज शुरू क्या होगा, आज शुरू होगा अपना एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का चैप्टर 2, जिसको हम बोलेंगे बायो का चैप्टर 2 होगा। और एनसीईआरटी के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि एनसीईआरटी में दिखा देते हैं आपको, एक बार चिंता न कीजिए। देखिए, जैसे हमने लाइफ फोर्सेस पढ़ लिया है बच्चा जी, हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 नियंत्रण एंड समन्वय, जिसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत मस्त चैप्टर बच्चा जी, आपको बहुत मज़ा आएगा। और बायोलॉजी तो आपको जैसे फेवरेट हो गया था, सारे विषय भी आपके फेवरेट हो गए थे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो चैप्टर पढ़े होंगे उसके नोट्स बना लिए होंगे अपने, उसको रिविज़न कर रहे होंगे। क्योंकि बच्चा जी चैप्टर जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो थोड़ी सी बात को ख्याल रखिएगा। चलिए शुरू किया जाए आज का चैप्टर। चैप्टर है बच्चा जी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले आप हेडिंग बनाएंगे चैप्टर का ऐसा, अपने नोटबुक में लिखेंगे। मैं थोड़ा एक बार सेटअप कर दूं पूरा पेज को, कि पेज पूरा आ जाए, इस पर पेज कटे ना। ये रहा, ठीक है। तो पहले आप ऐसा कर लेंगे। इससे क्या होगा बच्चा जी कि आपका चैप्टर पूरा दिखेगा कि आपको पढ़ना क्या है। ये आपका चैप्टर रहा, जैसे हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एंड समन्वय। ठीक है बच्चे जी, चैप्टर नंबर 7 आपने देखा 7 था ये बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, एनसीईआरटी के हिसाब से। और चलिए, तो क्या है ये, थोड़ा जब भी आप चैप्टर पढ़ने जाओ तो थोड़ा एनसीईआरटी की लाइनें आप पढ़ा करें बच्चा जी, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिशियल होगा और बहुत आपके लिए यूजफुल होता है। वो 126 मिल जाएगा एनसीईआरटी के पेज में, जो पुराना बुक है। और कई बच्चा जी नया बुक खरीद लिया होंगे, तो नए में कुछ चैप्टर काट दिए गए हैं, रिड्यूस सिर्फ एनसीईआरटी ने किया है, लेकिन बिहार बोर्ड ने कोई ऑफिशियल जारी नहीं किया था, इसलिए हम लोग सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। अब अगले साल से देखा जाएगा कि क्या अनाउंसमेंट होता है अपने बिहार बोर्ड की तरफ से। फिलहाल हम लोग को तो सब पढ़ना है। चलो, ऐसा चैप्टर को दिखा होगा, कभी आप इनको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको स्क्रीन पर बात दिखाता हूँ। कुछ बच्चे अगर बुक लेकर नहीं बैठते हैं तो आप ज़रूर इनको पढ़ लेंगे। आप इनको पढ़ लेंगे एक बार खुद से रीड कर लेंगे। उसके बाद तो आपको वो मज़ा आएगा कि आप कहोगे सर थैंक यू। ठीक है, इतना दूर पढ़ लेंगे आप। आपने यहाँ तक रीड कर लिया होगा। देखिए अब कैसे इसको हम लोग लपेटते हैं अच्छे भाषा में। पहले मैं आपसे बातें करूँ कि चैप्टर है तो क्या है। नियंत्रण, कंट्रोल। हम लोग कंट्रोल में चलते हैं तो गिरते नहीं हैं, ठीक है। बातें कर रहे हैं तो भी हमारी बातें अच्छी से हो रही हैं। सोचते हैं कि जैसे मान लो कि हमने कोई काम देखा कि यहाँ पर खतरा है, तो हम लोग भाग जाते हैं। कोई चीज़, किसी को, आपको बहुत जोर से आपको चोट आता है, आप जोर से चिल्लाते हो, जोर से कराहते हो, तो ये क्या है बच्चा जी, ये रिस्पॉन्स, ये क्रियाएँ, कंट्रोल, समन्वय कैसे हो रहा है, ये सब सिस्टम हमको पढ़ना है। कि हम चलते हैं तो बैलेंस गिरते नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। पहले आपने एक बुक पढ़ लिया होगा, उसके बाद देखो आपको मज़ा आ रहा होगा। मैंने अब जिसे उसमें से ही पढ़ के क्वेश्चन निकाला गया है कि क्या आप अपने आसपास की इन प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया है। कैसी कैसी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं सर जी, सर कैसे कैसे प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं आपसे बच्चा जी। तो चलिए सुनते हैं क्या है वो सब प्रोसेस। अपने सीड का अंकुरन दिखा है, जर्मिनेशन, कि बीज कैसे उगते हैं धीरे धीरे। आप कल डाल दिए थे अपने खेतों में, अचानक वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, आपने देखा, इस पर गौर किया है। ठीक है सर। जंगल में जानवर अपने शिकार की तलाश में, जैसे आपने देखा कि शेर किसी को, हिरन को चहट रहा है, हिरन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बाकी जीव भी उसको बचने के प्रयास में है। कोई किसी को खाने के प्रयास में है, कोई किसी बचने के प्रयास में। ऐसा ये आपने देखा होगा, ठीक देखा होगा। उम्र के साथ साथ बच्चे लंबे होते जाते हैं। जैसे बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं, उनका शरीर बढ़ने लगता है। गाय भैंस जुगाली कर रहे हैं, खाते हैं तो खाना खाने के बाद अपना मुँह चलाते हैं, जिसको हम लोग पगुड़ी बोलते हैं अपने भोजपुरी भाषा में, और उसको साइंस में जुगाली बोला जाता है। च्यूइंग मतलब जुगाली होता है, ठीक है।
जैसे ही हम गर्म किसी वस्तु को छूते हैं अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं, कोई ठंडी चीज़ पर बैठते हो तुरंत उठ जाते हो। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा जी? ऐसे क्यों हो रहा है? क्या इस पर अपन गौर किया? चैप्टर में इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ सर इंटरेस्ट आ रहा है। हम जानेंगे इनसे बातों को बच्चा जी, क्यों ऐसा। ठीक है बच्चा जी, क्यों ऐसा? तो ठीक है, तो अब बच्चा जी आप हेडिंग बनाएंगे ये वाला। जैसे आपने उतनी बातें देखा कि एक जंगल में शिकार कर रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बीज जम रहा है, हमने बीज को खेतों में डाला, धीरे धीरे बीज बड़े हो रहे हैं। ये सब आप देख रहे हैं अपने आसपास में, इन्वायरमेंट में। ये सब जितने मूवमेंट आप देख रहे हैं, जितना आपने ये सब देखा, बच्चे का बढ़ना, एक सीड का फॉर्मेशन होना, एक सीड का जर्मिनेशन होना, क्या है? तो आपसे उस पर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आपने जो ये सब देखा हलचल, क्या ये मूवमेंट कहलाएगा? मूवमेंट मतलब क्या होता है भाई? जो कि मतलब जैसे हम लोग अपने हाथ पैर के इधर उधर कर लेते हैं, मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हिलना डुलना, आगे बढ़ना, ऐसे क्या आपसे पूछा है कि मूवमेंट है या नहीं? मूवमेंट, ग्रोथ और नॉट। मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ, वृद्धि है या नहीं? जैसे मान लो कि आपने देखा कि बीज धीरे धीरे जम रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा जी, बच्चे जी परेशान मत होइए, सारे PDF आपको दिखाए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। मैं दिखाऊंगा जी सीड कैसे बढ़ता है, कैसे वो जमता है, सब आपको दिखाया जाएगा। ये तो ऑनलाइन में फ़ायदा बच्चा जी। और बहुत बहुत आप लोग का स्वागत और धन्यवाद कि बच्चों ने अपने बहुत सपोर्ट दिखाया। सब्सक्राइबर भी बच्चे बढ़े हैं और अपना चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। तो मुझे यूट्यूब को भी थैंक यू देना चाहिए कि यूट्यूब ने हमें स्वीकार किया कि उसके मैं काबिल हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों के लिए अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ। और बच्चे इसको आप सिर्फ क्या कीजिएगा, अपने रिलेशन में ज़रूर इसको भेजिएगा। मानता हूँ किसी भी कॉपी पर नोट्स दिख रहा है, लेकिन ये बच्चे नोट्स आप जानते हैं फिजिक्स वाला PW से कंटेंट है, तो बिल्कुल आपको इंडियाज़ बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप बिल्कुल किसी को, कोई बच्चा कितना पढ़ने में तेज हो, बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, उसको जरूर कंटेंट देना, वो आपको थैंक यू बोलेगा, क्योंकि इसमें वैराइटीज़ में काम किया गया है। सीड फॉर्मेशन, पशु शिकार कर रहे हैं, आपने देखा था। ग्रोइंग टॉलर, बच्चा बड़े हो रहा है, चिल्ड्रन बड़े हो रहे हैं। च्यूइंग, चबाना यानी पगोरी करना, आपने ये देखा था। गर्म सतह को छूते ही अपने हाथ को खींच लेना, जैसे मान लो ये चीज़ गर्म है, आपने हाथ के ऐसे अचानक यहाँ रखा, अचानक ऐसे कर लिया, ये मान लो गर्म, ऐसे आपने खींच लिया, ऐसे खींच लिया। ऐसे क्यों होता है? हम जानते नहीं, मतलब कोई कुछ गर्म चीज़ रखी है, हमको पता नहीं कि आँख से तो नहीं देख पाएंगे कि उसमें गर्म है क्या नहीं, लेकिन जैसे ऐसा टच हुआ, ऐसे कर लिया। चाहे बिजली कई तार नंगी है, आपने पकड़ा, ऐसे अपना हाथ कर लिया, जैसे बिजली करने तो अपना हाथ तुरंत खींच लेते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें क्या क्या वृद्धि है और क्या वृद्धि नहीं है। ग्रोथ मतलब वृद्धि होता है बच्चा जी। क्या मैं इसको लिख दूं? कुछ बच्चे नाराज होते हैं, सर आप इंग्लिश बहुत लिखते हो। चलो, मूवमेंट जो है, किस चीज़ में मूवमेंट, वृद्धि है कि नहीं, वृद्धि है या नहीं? तो बताइए बच्चा जी, यही सवाल पूछा गया था कि मूवमेंट मतलब होता है कि जैसे मेरा ये हाथ है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये मूवमेंट है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष ऐसे ऐसे हिल रहा है, मूवमेंट है। पशु अपना मुंह चला रहे हैं, मूवमेंट है ये। कोई जानवर किसी का शिकार कर रहा है, एक पशु भाग रहा है, एक चहट रहा है, उसको मतलब शिकार करने की कोशिश में, एक भागने की कोशिश में है, दोनों मूवमेंट है। तो क्या ये वृद्धि कहलाएगा? चेक करते हैं। पहला, सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरन, बीज जम रहा है, ग्रोथ है? बिल्कुल ग्रोथ है। एनिमल शिकार कर, हंटिंग, एनिमल हंटिंग फॉर प्रे, मतलब पशु शिकार करना, पशु शिकार कर रहे एक दूसरे का, नॉट, ये ग्रोथ नहीं है, नॉट ग्रोथ, ये वृद्धि नहीं है। चिल्ड्रेन ग्रोइंग टॉलर, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या ये ग्रोथ है? यस, ये भी ग्रोथ है। और कोई जानवर अपना वो क्या बोलते हैं, हम जिसको बोलते हैं च्यूइंग, मतलब जुगाली कर रहे हैं, इसका हिंदी होता है जुगाली करना या किसी चीज़ को चबाना, कोई गाय भैंस कुछ खाता है, उसको बोलते हैं, ये नॉट ग्रोथ। गर्म सतह को छूने से हाथ खींच लेना, कि ये ग्रोथ है? नॉट ग्रोथ। अब मैं आपको यहाँ लिखा हूँ GIF, ये आपको नहीं लिखना है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सीड जर्मिनेशन कैसे होता है। आपको बहुत फील आएगा, मज़ा आएगा। आप बस बने रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, लेक्चर देखिएगा, जहाँ तक पसंद आ गया उसको रोक के नोट्स बनाते चलिएगा। या कुछ बच्चे अपने हिसाब से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं पूरा लेक्चर देख लेते हैं, बाद में दोबारा नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग साथ में ही बनाते हैं। आपकी मर्जी, जैसे बनाना चाहो। इसीलिए मैं आपको कभी इधर हाथ नहीं करता हूँ ज़्यादा, कि बच्चे को दिखना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि ये आपके लिए बनाएगा, ये सब आपका है, ये आपके लिए मेहनत हो रहा है। और बच्चे कोई लालच नहीं, कोई फीस नहीं देना आपको, कोई ये नहीं है। हाँ, दक्षिणा के रूप में बोला गया था, जो बच्चे को लगता है कि सर को कुछ 1-2 रुपये जो भी देना है, तो आप मेरे नंबर पे पेमेंट कुछ भी कर सकते हो, अन्यथा आप ऐसे पढ़ना चाहो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको कुछ दिखा दूँ फटाफट से GIF। देखिए बच्चा जी, सीड कैसे जर्मिनेट हो रहे हैं, कैसे सीड पृथ्वी से निकल रहे हैं ना, देखो धरती से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं ना। ये क्या है? क्या ये ग्रोथ नहीं है? बिल्कुल ग्रोथ है, लेकिन ये मूवमेंट है। देखो हिल रहे हैं, हलचल है इनमें,
देखिए लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन मतलब ये होता है कि इधर से उधर जाना, कहीं जाना, ये लोकोमोशन है। और एक ही स्थान पर रखे सिर्फ गति करना, अपने हलचल करना, ये मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट तो हो रहा है, देखो मूवमेंट भी है, लेकिन ये मूवमेंट के साथ में ग्रोथ है। यहाँ पर उस टाइमिंग दिखा जा रहा है कि कितने घंटे बाद, जैसे 208 घंटे बाद कितने बड़े हो गए 190, या टाइमिंग आपको शो कर रहा है, और इस टाइम पे कितने बीच मतलब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये डेवलप मतलब डेफिनेटली ग्रोथ है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बुझा गया होगा। सर ये सब चीज़ें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या लेना देना है, आप ये सब चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो, चैप्टर का नाम कुछ और है, हमें क्यों सिखा रहे हो। बच्चा जी जो भी कंटेंट पढ़ाए जाएंगे आपको आपसे टॉपिक के रिलेटेड नहीं होंगे, आपको परेशानी भरोसा करना है। और आपको याद होगा जो पिछला लेक्चर अपन देखा होगा, और मैं उन बच्चों को बता दूं जो नए छात्र आए होंगे, कभी ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल की जो पिछले लेक्चर्स की वीडियो पर है प्ले लिस्ट में, उसको आप ज़रूर देखिएगा, फिर इसको आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलो अब हम क्या बात करें, यहाँ तक हो गया, बातें क्लियर दिख गया, ठीक है सर आगे चलिए। अब क्या है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एंड समन्वय क्या है। तो बच्चा जी देखिएगा, हमने कहा कि देखिए नियंत्रण समन्वय क्या है, हम विभिन्न घटनाओं या उत्तेजनाओं का विश्लेषण और पहचान करते हैं और केवल सही प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा जी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे देखिए बच्चा जी, मैंने क्या कहा, ये गर्म सतह है, ठीक है, अब छू दोगे तो क्या आप यहाँ से अपने हाथ नहीं हटा लोगे, बिल्कुल हटा लोगे, क्योंकि आपको आप हटाओगे नहीं, आपको आप ऑटोमेटिक आपके हाथ हट ही जाएंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारे शरीर में से कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले कुछ सिस्टम हैं जो खुद हटा लेते हैं, हमारे ना चाहते हुए भी। तुम नहीं रोक पाओगे। अगर तुम कहीं अपने आपस में बैठ के अपने कॉलेज में हो, बातचीत कर रहे हो, शिक्षक हैं और बोल रहे हैं कि भाई हला नहीं करना, शोरगुल नहीं करना, तो तुम क्या करोगे, धीरे धीरे बात करोगे। ऐसी समझदारी क्यों आ रही है कि टीचर बोले हैं, डांट दिए हैं, बात करना भी ज़रूरी है, तुम धीरे धीरे बात करते हो, फुसफुसाते हो। ये सब क्यों बच्चे जी, ये सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के देन है। और क्या, उसके बाद पढ़ते हैं जानवर मानव में नियंत्रण समन्वय के मुख्य प्रतिक्रिया में भी हेल्प करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और ये दो प्रकार से हैं, ये दो प्रकार से घटते हैं बच्चे। एक तो होता है नर्वस सिस्टम, और इसको कंट्रोल करने के दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतरस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। तो बच्चे जी पहले हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और बाद में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले जी एक मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोई खिलाड़ी है, दौड़ा है, मोच आ गया होगा, चोट लगा होगा, तो क्या ये हंस रहा है, क्या आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी, क्या उस स्थिति में आप हंस पाओगे, नहीं। तो जैसा काम है उसके अनुसार आप रिस्पॉन्स कर पा रहे हो, यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। चोट लगी है, इंसान कराह रहा है, ठीक है, एक आपको और दिखाते हैं जो आपकी बातें कर रहा हूँ। चलो, टीचर सामने खड़े हैं, बच्चे को बातें करना मना है, फिर भी ये लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। विस्परिंग मतलब फुसफुसाना होता है। बबुआ जी को देखिए, ऐसे कहो कि बबुआ जी, घर में छोटा बालक है, बोलना कि बाबू तुम मत छुओ, पलक मत छुओ, तो वो इतने छोटा बालक है, कभी उसको तुम माना करना नहीं मानता, लेकिन कभी कुछ छुआ है, इसको बिजली लग जाएगी, अगर करंट लगी तो क्या अपना हाथ रखेगा, ये भी अपना हाथ खींच लेगा। तो आप क्या समझ पा रहे हो, तो आप क्या सीख पा रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं कि भाई हम विभिन्न घटनाओं से, कोई भी घटना घटती है, कोई भी फिनोमिना होता है, उसके आधार पर हम सही क्रिया करते हैं, सही एक्शन रिएक्शन होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है। और ये जीवन के लिए आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए उचित नियंत्रण समन्वय आवश्यक है, जरूरी है बच्चा जी। नहीं तो मान लीजिए कि आपको चोट लगा है, आप तो इसको छोड़ते हैं, चलो मान लो बिजली है, उसको पकड़ लिया आपने, वहाँ से हाथ अगर नहीं हटता, आपका गर्म चीज़ छुए हैं, आप हाथ नहीं हटेगा अचानक, तो क्या ही ये लाइफ खत्म हो जाएगा। तो ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके बच्चा जी, चलो यहाँ तक तो कर दिया था आपको, मैंने आपको थोड़ा डायग्राम दिखाया कि बच्चे को तो ज़्यादा फीलिंग है। आपके लिए बच्चे बहुत मेहनत होगी। देखिए यहाँ बच्चे जी प्रक्रिया लिखा था, यहाँ क्या लिखा है, प्रक्रिया। अगर आपको ना दिखे तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करें हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, अगला चीज़ कि ये कितने प्रकार से हो जाएंगे। मैंने बोला ये दो चीज़ से होंगी। पहला क्या बच्चा जी, एक होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो टाइप से घटेंगे। जैसे एक होता है कि इन्वायरमेंट, स्टिमुलस। अच्छा सर स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस को हिंदी में बच्चे उद्दीपन, ठीक है। और एक्शन और रिस्पॉन्स, क्या एक्शन है, क्या रिस्पॉन्स होगा उसका, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया। तो देखो ये अगर इसको हम बांटेंगे तो यहाँ से अपना दो सिस्टम पढ़ने वाले हम लोग। एक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे जो तंत्रिकाओं से संबंधित है, जो न्यूरॉन से संबंधित होगा,
और एक होगा एंडोक्राइन, ये हार्मोन से संबंधित होगा। यहाँ बच्चे बहुत मजा आने वाला है, यूजफुल चैप्टर है और अच्छा भी स्कोर करेगा आपके लिए बोर्ड में। ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर मस्त हैं बच्चे जी, और मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ के लिए क्लियर है। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है। ठीक, और देखिए कुछ एग्जांपल देख लिए। चलते चलते समन्वय, बिल्कुल हम चल रहे हैं तो वहाँ भी कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है। नहीं तो चलते चलते हम गिर नहीं जाते, नहीं गिरते हैं, चलते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि और शरीर का तनावपूर्ण पर प्रतिक्रिया करने में तैयारी करना, ठीक है, बिल्कुल ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट्स है। यहाँ तक दिखा बच्चा जी? दिख गया, ठीक है सर। अब चलो मैं क्या बात बच्चा जी, यहाँ पर लिखा गया कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए कुछ मुख्य शब्द हैं, इसको आपको याद करने हैं। ये लाइन छोड़ दो, मैं क्या बोला हूँ, कुछ मेन शब्द हैं जो बार बार यूज हो जाएंगे, बार बार होंगे और यही बच्चे को कुरेट के परेशान करेंगे। तो बिल्कुल आपके भैया रेडी हैं आपके लिए। आप क्या करना है, आपको स्टिमुलस पता होना चाहिए। स्टिमुलस क्या है, उद्दीपन क्या है, ठीक है बच्चा जी। रिस्पॉन्स हम बोलेंगे, बार बार यूज होगा प्रतिक्रिया, तो समझ लीजिएगा। अगर हम ग्राही की बात करेंगे, रिसेप्टर्स बच्चा जी, आप तो इंग्लिश में इसलिए पढ़ते हो कि आपको क्लास 11th पढ़ना है, और मेरे प्यारे बालक को देखना क्लास 11th में बिल्कुल समस्या नहीं आएगा। आप कभी अपने भाई जो भी आपके ग्रेजुएशन वाले दीदी हैं, भैया हैं, तो पूछिएगा कि सर यूट्यूब पर सर पढ़ाते हैं और बहुत सारे हम लोग टर्म इंग्लिश में बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये ज़रूरी है। तो अपने अपने कोई भैया आपके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे होंगे साइंस से, तो ज़रूर पूछना, देखना, वो थैंक यू बोलेंगे और बोलेंगे आपको कि ज़रूर पढ़ना इस चैनल से, क्योंकि आपके लिए लाइफ के लिए अच्छा होगा। इतना अच्छा काम कहीं नहीं मिलेगा। देखो कहीं आपको पूरा इंग्लिश मिल जाएगा, कहीं आपको प्योर हिंदी मिलेगा, लेकिन ऐसा मिश्रण करने में, इसलिए वजह से थोड़ा हमारा कंटेंट लेट हो रहा है और आपको लेट मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल ख़त्म करेंगे हम सिलेबस को, चिंता की बात कोई नहीं है, क्योंकि आपका जीवन हम बर्बाद तो नहीं करने देंगे। तो आपने क्या याद किया, मैं एक बार पूछूं बंद करके? चलिए अपने अपने दिल में सोचिएगा, अपने आत्मा में सोचिएगा, अपने मन में सोचिएगा। स्टिमुलस मतलब उद्दीपन, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, रिसेप्टर मतलब ग्राही, और इफेक्टर मतलब यहाँ पर प्रभावक होते हैं, ठीक है बच्चा जी। प्रभावक या संवेदना। जैसे बच्चा जी ये मेरा स्किन है, अगर यहाँ पर कुछ चुभेगा तो संवेदना हो रहा है, हम इसको सेंसिबल कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसको जान लिया, ठीक है। और क्या, चलो चलते हैं बच्चा जी यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। अब इन सबको पढ़ेंगे, जितने चारों टर्म देखा चारों को हम पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलाई क्या है, उद्दीपन या उत्तेजनाएं क्या है ये। तो उद्दीपन क्या बच्चा जी, एक आंतरिक या बाह्य वातावरण में परिवर्तन के कारण या परिवर्तन कारक या एजेंट है जो किसी जीव की गतिविधि या व्यवहार में परिवर्तन का कारण बनता है। ये उद्दीपन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपका शारीरिक स्पर्श, चुभन, कुछ मतलब आपका चुभ गया, साउंड सुनाई देना, प्रकाश, केमिकल, ठंडा या गर्म, झटका लगना, बिजली लगना, स्वाद, टेस्ट, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे जी, ये सारे के सारे उद्दीपन हो सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या ना सर, मजा आ गया, उद्दीपन बुझा गया उद्दीपन, गर्म ठंडा स्वाद का आना, ठीक है सर। अब ये प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिवर्ती कहो या प्रतिक्रिया कहो, रिस्पॉन्स क्या है, तो दोनों लिख लेना बच्चे जी, दोनों लिख लेना। प्रतिक्रिया या तुम बहुत कन्फ्यूज हो जाते कभी कभी, तो इसके लिए मुझे सारे हिंदी भी आपको बताने पड़ते हैं। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया एक जीव द्वारा उत्तेजना में क्या बताया भाई, उद्दीपन, क्या बताया, उद्दीपन यानी स्टिमुलस के प्रति प्रतिक्रिया है। जैसे ये रहा ठंडा चीज़, हम आए छू दिए, तो ये क्या था, स्टिमुलस क्या है, ठंडा चीज़। हाथ अचानक बर्फ़ कितना ठंडा होता है, हम लोग तुरंत हट कर लेते हैं। गर्म चीज़, मान लीजिए कि धूप में कोई चीज़ बहुत देर से पड़ी है, आपको नहीं पता, कोई ला कर रख दिया, तुरंत अभी धूप से ला कर रखा गया, आँख से देख के हम बच्चे जी कभी नहीं बता पाएंगे कि ये कितना ठंड है, कितना गर्म है। हम तो उसमें बैठ ही जाएंगे या छू देंगे, अचानक हाथ अपना पीछे आती है। ऐसा क्यों बच्चे जी, क्योंकि वहाँ पर रिस्पॉन्स कार्य कर रहे हैं, वहाँ प्रतिक्रिया हो रही है, किसके खिलाफ, स्टिमुलस खिलाफ, उद्दीपन खिलाफ। उद्दीपन क्या हो सकते हैं, ठंडा गर्म और प्रकाश, लाइट, चुभन, स्पर्श, साउंड, ये सब टेस्ट, ठीक है सर। और आओ नीचे आओ बच्चा जी, मज़ा आएगा, नोट्स मारते चलना बच्चा जी साथ में, और तैयार रहना। अब कमर बांध लेना अपना, आपको लेक्चर धाए मिलेंगे। अब बोलेंगे सर कितना आप कछुआ जैसे चल रहे थे, क्या खरगोश, जरूरी था बच्चा जी। पहले मैंने आपको पढ़ाई से जोड़ा, आपको थोड़ा इंटरेस्ट लाया चैप्टर में, अब आपको मज़ा है, मैं थोड़ा स्पीड चल सकता हूँ, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो नर्वस टिश्यू क्या, चलो ये में आ गया, ठंडा गर्म चीज़ का स्पर्श होना, हाथ शरीर द्वारा प्रतिक्रिया देना, बिल्कुल। अब नर्वस टिश्यू क्या है, मैंने बोला नर्वस टिश्यू जो होते हैं बच्चा जी, इन तंत्रिका ऊतक क्या है, तो तंत्रिका ऊतक उद्दीपन प्राप्त करने और उस पर रिस्पॉन्स करने में अकेले काम नहीं कर सकता। जो भी नर्वस सिस्टम है
नर्वस टिश्यू है, अकेले काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर कुछ हमको चीज़ें चाहिए। इनके कुछ सहयोगी भी होते होंगे नर्वस टिश्यू को सेल्फ हेल्प करने वाले। जैसे मैंने कहा कि ये उद्दीपन प्राप्त करते हैं, ठीक है, इनको स्टिमुलस मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चा जी मान लीजिए कि ये चीज़ ठंडा है, गर्म है, मैं छू दिया, किसको मालूम होना चाहिए? मस्तिष्क को। किसको मालूम होना चाहिए? मस्तिष्क को। कैसे मालूम चलेगा? कैसे मालूम चलेगा? तो कुछ ना कुछ इसको होंगे हेल्प करने वाले, उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले। तो रिस्पॉन्स करने में अकेले काम नहीं कर सकते, इसके लिए इन्हें रिसेप्टर्स की आवश्यकता होती है। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं? अभी बताया, ग्राही। ग्राही मतलब क्या होता है बच्चा जी? कुछ अंग के नाम आएंगे यहाँ पर। चलो, कुछ रिसेप्टर होंगे या कुछ इफेक्टर भी यहाँ पर आवश्यक होंगे, उनकी आवश्यकता होगी, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने कुछ बताया, जैसे दुर्गंध आने पर नाक बंद कर लेना। कोई बहुत चीज़ बदबू महक रही, क्या तुम नाक खोल के रख पाओगे? बिल्कुल आपको बंद करना ही पड़ेगा। तो नाक बंद करने के लिए हाथ कहाँ नाक पर गया? कौन ले गया ना? हाथ को किसने सूचना भेजा? मस्तिष्क ने भेजा होगा। मस्तिष्क को सूचना किसने भेजा होगा? समझ पा रहे बच्चे जी बात? जैसे कि पूरा बहुत दुर्गंध, बदबू आ रही है, स्मेल आ रहे हैं, हमारे ऑटोमेटिक नाक बंद करने के लिए उंगलियां चले आते हैं। ये मस्तिष्क के पास सूचना गया होगा, मस्तिष्क ने उंगली को बोला। ये सारे काम कितने खूबसूरती से हो रहे हैं बच्चा जी। कभी हम लोग इस पर देखो, जीव विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए? मैं बोलता हूँ जीव विज्ञान बहुत जीव, हम लोग अपने ही बारे में पढ़ते हैं, कितनी अच्छी बात है ये। बाकी विषय मानता हूँ थोड़ा रटना पड़ता है, इतिहास में जानना पड़ता है, समझना। यहाँ तो हम अपने बारे में पढ़ते हैं, तो इसको क्यों रटा जाए? बाकी लोग क्या है बच्चा जी, आपके पास ये भारतीय भवन लाके और ये क्या बोलते हैं, भारतीय भवन से पूरे पढ़ा रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ, पूरे भारतीय भवन के रटा पटा वही कंसेप्ट है, उसी को याद कराए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा वैसे पढ़ाई? क्या पढ़ाई मैंने भी किया बच्चा जी, हमको भी वैसे ही पढ़ाया गया था। लेकिन हम लोग फिजिक्स वाला को थैंक यू बोलेंगे यहाँ पर कि बहुत अच्छे कंटेंट हम लोग को मिला है और बातें समझ में आती है कि आज बच्चों को मैं पढ़ा पा रहा हूँ। आप भी सीख पे किसी को समझा पाओगे, ये मेरी कामनाएँ हैं। बिल्कुल आप किसी को पढ़ा देना ऐसे ही समझ के, पहले तो अपना नॉलेज अच्छा करो, उसके बाद तुम टीचर तो बन ही जाओगे। चलो, अब मैंने आपको बता दिया क्या है रिसेप्टर्स और इफेक्टर वहाँ काम में आएंगे, ठीक है। यानी वहाँ बोला कि नाक बंद करने के लिए हमें अन्य पेशीय अंग यानी कुछ मस्कुलर अर्गन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे जी? मस्कुलर अर्गन। मस्कुलर अर्गन की भी रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल। अब सर रिसेप्टर क्या हैं? ये रिसेप्टर अर्गन्स क्या हैं? ग्राही अंग क्या होते हैं? तो ग्राही अंग बच्चे जी, रिसेप्टर कोशिकाओं उत्तक, यानी कोशिकाएँ उत्तक, यहाँ उत्तक लिखा है बच्चा जी। क्या बालक देख पा रहे हैं? उत्तक लिखा है। लिखा गया है कि ग्राही अंग यानी रिसेप्टर जो होते हैं कोशिकाएं उत्तक या अंग हैं। ये उत्तक मतलब बच्चे ये सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स होंगे आपस में, और अर्गन भी हैं जो उद्दीपन प्राप्त करते हैं और सिग्नलिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं, यानी सिग्नल देना शुरू कर देते हैं। सिग्नल देना शुरू कर दें कि काम क्या करना है भाई। बदबू आ रहा है तो तुरंत उंगली को बोलेंगे भाई जाइए जल्दी नाक बंद करो। खुशबू कहाँ जा रहा है? अंदर शरीर में जा रहा है, शरीर के लिए हानिकारक है। बिल्कुल ये अच्छे काम है यहाँ पे बच्चे जी, ठीक है। चलो, कुछ ग्राही अंग के बारे में बात कर लेते हैं। आमतौर पर यानी जनरली कान, नाक, जीभ, त्वचा इत्यादि में उपस्थित रहते हैं ये लोग, ग्राही रिसेप्टर होते हैं। अच्छा बच्चा जी, मान लो कि यहाँ पर कोई चीज़ रखा गया है, बहुत खट्टा है, क्या हमारे आँख से देख के बता पाएंगे? नाक से बता पाएंगे? नहीं। उसके लिए टंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जीभ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जीवा पर रखना पड़ेगा। तो जीवा में क्या है? कुछ ना कुछ तो है रिसेप्टर्स जो बता रहे हैं खट्टा है, कड़वा है, तीता है, मीठा है, ठीक है। स्किन, ये कोई चीज़ कितना ठंडा है मुँह से नहीं बता पाएंगे, आँख से नहीं बता पाएंगे, नाक से नहीं बता पाएंगे, कान से नहीं बता पाएंगे, वहाँ पर स्किन का सहारा लेना पड़ेगा। स्किन छुएंगे, ऐसे स्किन से छुएंगे। इसमें क्या है? रिसेप्टर्स हैं। देखो मैं अपनी उंगली ओह ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, चूहन उड़ाया बच्चे, देखो यहाँ पर थोड़ी उसको दाग भी आ जाना, देखो देख रहे आपको यहाँ पर दाग दिख रहे हैं। ये मुझे मस्तिष्क में कैसे जा रहा है कि यहाँ पर चूहन उड़ रही है? हटाओ जल्दी, हाथ हटाओ, हटाइए भाई, चुभ रहा है। ये मस्तिष्क में सूचना जा रहा है, यहाँ पर है। नर्वस सिस्टम तो है बच्चा जी, नर्वस टिश्यू है, लेकिन साथ में कुछ अन्य भी अर्गन्स हैं इसमें काम कर रहे हैं। तो बच्चा जी ये क्लियर था, आया समझ में? आया समझ में रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर समझ में आ गया कि रिसेप्टर क्या होता है बच्चा जी? जो ये क्या करता है बच्चा जी? ये
ये उद्दीपन को बच्चे जी महसूस करते हैं। उद्दीपन मतलब गर्म है, ठंडा है, तीखा है, मीठा है, चलो ठीक है। अब हम बात करें बच्चे 5 सिनरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन, यानी रिसेप्टर मतलब जो उद्दीपन को प्राप्त करते हैं। सिनरी रिसेप्टर का हिंदी होता है बच्चे जो उद्दीपन प्राप्त करते हैं, यानी उद्दीपन प्राप्त करने के लिए 5 हैं। और बुनियादी मतलब आधारभूत, यहाँ पर बेसिस से लिखा गया था तो इसका हिंदी इसको नहीं लिखा, बुनियाद आधारभूत लिख दो तो भी अच्छा है, क्योंकि बुनियादी से आधारभूत भी अच्छा होता है बेसिस। कुछ 5 बेसिक रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम, संवेदी ग्राही के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए सेंसरी मतलब जो संवेदन हो, जिससे हम महसूस करें, 5 हैं। एक तो पढ़ेंगे ध्वनि ग्राही, जिसे हम बोलते हैं फिनो रिसेप्टर्स, और ये कहाँ होती है, इनर ईयर, कान के अंदर होता है, कान के अंदर, अपने कान के अंदर देखना। और एक होता है ये क्या है, प्रकाश है ना, तो फोटो होना चाहिए ना यहाँ पर, फोटो रिसेप्टर, या टी कर लेना बच्चा जी, टी, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। आँख में होता है, आँख से दिख पाता है प्रकाश, लाइक ऑल्फैक्टरी नोज, वो हो सर अब केमिस्ट्री पढ़ाया था, ऑल्फैक्टरी गंध वाला, घ्राण ग्राही, थर्मो रिसेप्टर स्किन में होता है, उष्माग्राही, और गैस्ट्रोलेटरी रिसेप्टर टोंग, ये जीभ में होता है, रसग्राही, रस मतलब जीभ पे चक्कर। अब देखो इनको, ये क्या है बच्चा जी, ये सेंस ऑफ बॉडी बंडल, ये बच्चा जी शरीर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो उसके आगे क्या है बच्चा जी, ठीक है, वो क्लियर है। और ये फोटो रिसेप्टर आँख में होते हैं, आँखों से होता है बच्चा जी। सेंस लाइट साइट मतलब देख कर बता पाएंगे हम, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ स्मेल, सुगंध से करके बताएंगे। ये थर्मो रिसेप्टर सेंस ऑफ टच, छुएंगे दर्द होगा, पेन होगा, चुभेगा, गर्म होगा, ठंडा स्किन से होगा। और क्या है बच्चा जी उसके बाद सेंस ऑफ टेस्ट, यहाँ पर स्वाद से हम बता पाएंगे कि रसग्राही क्या है। बच्चा जी हिंदी में लिख दिया हूँ, बिल्कुल परेशान मत होना सर ने आपको धोखा में डाल दिया, या मैं आपका फ्यूचर देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसा है, ठीक है। ये क्या है, चलो इफेक्टर्स क्या है बच्चे, रिसेप्टर तो पढ़ लिया आपने, इफेक्टर देखिए, ये मानो कहते हैं कि प्रभाव उत्तक या ग्रंथियाँ, ये प्रभाव उत्तक होते हैं, ये रिसेप्टर टिश्यूज हो सकते हैं, या ग्रंथियाँ या मांसपेशियाँ हो सकती हैं। ये कहाँ हो सकते हैं, प्रभाव उत्तक कहाँ हो सकते हैं, ग्रंथियाँ में, यानी ग्लैंड्स में। हमने इसको इंग्लिश में क्या सीखा सर, ग्लैंड्स। मेरे प्यारा बालक कुछ भी नहीं भूलने वाला है, ग्लैंड्स। मस्कुलर्स में मांसपेशियाँ, मस्क्यूलर्स, MUSCULAR, मस्क्यूलर्स में। और तंत्रिका तंत्र में, ओहो नर्वस सिस्टम, ठीक है, से प्राप्त उद्दीपन। उद्दीपन मतलब सर जी क्या बताता है, इससे उद्दीपन कहने बताओ, स्टिमुलस बच्चा जी मुझे याद कर लिया सब, स्टिम्यूलस, MULUS, स्टिमुलस, ठीक है। चलो हो गया, यहाँ तक हो गया। मैं आपको ले चलूँगा थोड़ा बच्चा जी, मैं बोला था कि ये आपको रिवाइज नोट्स मिल रहा है, पिछले साल का भी नोट्स है ये, फिर इस साल का भी है। अब चलते हैं फिर इस साल में, थोड़ा कंटेंट बदल दिए हैं, बदलने नहीं है, सिर्फ वही चीज़ है, थोड़ा इधर उधर कराएंगे, मतलब जो आपको समझ में ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चा जी यहाँ पर करा दिया, यहाँ तक करा दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चा जी न्यूरॉन्स के बारे में। यहाँ से हमारा शुरू हुआ कहानी, यहाँ से किसके बारे में पढ़ेंगे हम, न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में, तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। या इसको न्यूरॉन बोलो या तंत्रिका बोलो, सेम चीज़ें हैं। तो न्यूरॉन को नर्व सेल्स भी कहा जाता है, यानी तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, कोई टेंशन की बात तो नहीं है। चलो क्या है न्यूरॉन्स, तो मैंने कहा कि न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी न्यूरॉन जो है तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एक बार मेरे साथ है बच्चा जी, तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या सर न्यूरॉन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो न्यूरॉन बच्चा जी एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिका है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में संकेतों से संचरण के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया, यहीं तक आपको लिखना था, यहाँ तक आपने लिख लिया बच्चा जी, ठीक है। अब बनाओगे तुम यहाँ पर डायग्राम किसका, न्यूरॉन का। लो छू 1 2 3 बन गया। सर चीटिंग कर रहे हो, अब तो पहले से बना दिए, कोई बात नहीं, अब बना दो बच्चा जी। कहाँ है आपके NCERT में है, ये रहे, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है,
ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, केंद्रक। ये बच्चे जी इसके जो ये ब्रांच होता है ना, ये इसको डेंड्राइट बोलते हैं, डेंड्राइट यानी द्रुमिका। क्या बोलते हैं जी, द्रुमिका। और देखना चाहिए इसमें, और ये जो उनकी ये पर सीट होती है ऐसे ऐसी, इसको माइलिन सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलिन सीट। और इनके बीच में ये जो बीच बीच में खंड है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन, तंत्रिका कक्ष। और इनके लास्ट में यहाँ पर आके एंड हो जाता है फिर से, तो इसको बोलते हैं एंड। यानी किसका एंड है ये, नर्व एंडिंग। यानी जो नर्व किसको बोलते थे, नर्वस टिश्यू को ही, नर्वस न्यूरॉन को ही। तो न्यूरॉन का जो अंतिम सिरा होता है उसे तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। या इंग्लिश में हम बार बार इंग्लिश में यूज़ करेंगे नर्व एंडिंग, तो आपको याद रखना है। कोशिकाएं के लिए हम लोग सेल बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। बीच में जो नोट्स में बार बार ये लिखूंगा बातें, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आने चाहिए। यहाँ से डायग्राम बना लो, या ये रहा हाथ से बनाया हुआ, इसको बना लो, बन गया। चलो आगे बढ़ें, ठीक है। थोड़ा कुछ समझा दीजिए सर इसके बारे में, समझा दीजिए, समझा दीजिए, समझा दीजिए। चलो प्यारे बालों को समझाते हैं। जैसे न्यूरॉन्स है, ये हमारे क्या आपने पढ़ा, तंत्रिका, उसका डिफिनेशन क्या पढ़ा था आपने, तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक और कार्यात्मक, ठीक है। तंत्र न्यूरॉन, ये मान लीजिए जो ये सब लास्ट में जो दिख रहा है ब्रांच, ये जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट बोलते हैं। द्रुमिका, ये द्रुमिका क्या करता है बच्चा जी, द्रुमिका लिखा है जी, द्रुमिका करते हैं बच्चा जी। और ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ मार्क किया गया है, ये न्यूक्लियस है, ये द्रुमिका है। ये तो ये क्या होता है, इस पर ये किस चीज़ को रिसीव करता है, जैसे कोई चीज़, कोई क्या सिग्नल है, जो सिग्नल आएंगे, या सिग्नल बिजली वाले हो सकते हैं, विद्युत वाला हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, ये उसको सिर्फ रिसीव करते हैं, ठीक है। रिसीव करके कहाँ आएंगे बच्चे जी, आएंगे इसके बॉडी में, सेल बॉडी में आएगा, ठीक है। सेल बॉडी में आने फिर क्या, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस होते होते एक्सॉन के माध्यम से धीरे धीरे फिर अंतिम में आएगा। फिर मान लीजिए ये शरीर में बच्चे एक न्यूरॉन है, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। अब इसके आगे भी न्यूरॉन जुड़ा होगा, फिर उसका ये वाला पार्ट यहाँ मान लो आ जाएगा, ये इससे क्या करेगा, फिर खबर लेके चल जाएगा। ऐसे ऐसे सूचनाएँ हमारे शरीर तक पहुँच जाती है। तो सारी बातें आपको समझा रहा हूँ, चिंता की बात नहीं है। बन गया। ये माइलिन शीथ है, जो ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये माइलिन शीथ है, यहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ ये माइलिन शीथ है। और ये क्या है, एक्सॉन है, जिसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये सेल ही तो है बच्चा जी, इसलिए, लेकिन इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इसलिए इसको हम लोग टिश्यू बोल रहे हैं। चलो अब देखो बच्चा जी, यहाँ से यहाँ तक अपन कर लेते हैं। यहाँ से डायग्राम बन गया, इसके नीचे यहाँ से ही पहले ये इन्फॉर्मेशन द्रुमिका के पास आती है। पहले इन्फॉर्मेशन किसके पास आती है, ये डेंड्राइट के पास, द्रुमिका के पास। उसके बाद क्या होता है बच्चे जी, ये एक्सॉन में जाती हैं, फिर नर्व एंडिंग तक जाती हैं, फिर वहाँ एक न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है जो सूचना रिसीव करता है, फिर ये सूचना मस्तिष्क तक पहुँच जाती है। इन बहुत सारे इसमें मिलेंगे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन नहीं, लाखों करोड़ों। जैसे आप इस थोड़ा मेरा PDF देखिए बच्चे, PDF से मैं समझा रहा हूँ कैसे बात है सर, क्या बात कर रहे हैं। ये क्या करेगा, डेंड्राइट रिसीव करेगा सिग्नल, कोई भी क्या इन्फॉर्मेशन है, सेल बॉडी में आएगा, न्यूक्लियस में आएगा, इससे एक्सॉन के माध्यम से यहाँ ख़त्म। लेकिन एक और न्यूरॉन होगा, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं आपस में, देखो यहाँ भी न्यूरॉन होगा। लेकिन बच्चे जी क्या खूबसूरती है कि ये न्यूरॉन का एंड पार्ट, अंतिम सिरा, और इसका डेंड्राइट आपस में सटे हुए नहीं होते, थोड़ा सा गैप होता है। कैसे गैप होता है, माइक्रोस्कोप, थोड़ी सी बहुत नामात्र गैप होते हैं। तो फिर इसका सिग्नल इसमें कैसे जाएगा, तो उसके लिए बच्चा जी यहाँ पर होता है साइनेप्स। क्या होता है साइनेप्स, क्या है साइनेप्स, पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। और इसको काम करवाने के लिए यहाँ पर बच्चे साइनेप्स यहाँ क्या उत्पन्न करता है बच्चा जी, यहाँ पर उत्पन्न करते हैं दोनों सेल के लिए। जिसे एक खबर है बिजली वाला, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आएगा, विद्युत आवेग आएगा, यहाँ पर रासायनिक आवेग में बदलेगा। इसको यहाँ पर जो बनने के लिए यहाँ पर जो चीज़ का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। अब ये क्या करेगा, इसका खबर इसमें पहुंच जाएगा, फिर ये जगह इसका होगा, हर एक दूसरे से ऐसे ही पास में होते हैं बहुत सारे। चलो अब समझ लिया। और ऐसे ही करते करते सारी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। कहाँ तक बच्चे जी, मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलो और क्या लिखना है सर जी, अब जो पढ़ाया आपको, तो हम पढ़ाएंगे आपको न्यूरॉन के पार्ट्स, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा। क्या फील करोगे कि सर फ्री में कोई इतना पढ़ाता है क्या। मैं बोला पेड कोर्स में भी आपको इतना अच्छा कंटेंट जल्दी नहीं मिलेगा, इतना हिंदी, उसके इंग्लिश भी साथ साथ में। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के भाग क्या क्या हैं,
तो हम पहले डेंड्राइट पढ़े, ये वाला डेंड्राइट था, यह दिखा दिया हूँ। ये क्या है? डेंड्राइट है। ये क्या करते हैं? ये पहले तो शाखा जैसी, कैसे इनकी तालाब से लिखना बच्चे यहाँ पर, शाखा जैसी संरचना होती है। डेंड्राइट क्या है? शाखा जैसी संरचना होती है, न्यूरॉन से जो सूचना एकत्र करती हैं और सेल बॉडी तक पहुँचाती है। यहाँ सूचना लेगा, यहाँ तक पहुँचा देगा, यहाँ तक। ये सेल बॉडी है, यहाँ लिख दिया हूँ सेल बॉडी। अब सेल बॉडी क्या है? यानी कोशिका काय क्या है? यह न्यूरॉन का चौड़ा गोलाकार, यह न्यूरॉन का चौड़ा गोलाकार भाग है। ये मान लो एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ये उसका चौड़ा गोला भाग है, ठीक है, जिसमें प्रचुर मात्रा में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी एपैरेटस इत्यादि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज यहाँ होते हैं। सर ये कोशिकांग क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं? क्लास 9 जाके देख लेना, पढ़ा दिया गया है। तुम जानना चाहते हो तो थोड़ा क्लास 9 का भी लेक्चर देख सकते हो। अपने छोटे भाई को जरूर बोलना कि जुड़े चैनल से, क्लास 9 वाले, उनको भी कंटेंट पूरा इंडिया नंबर कर दिया जा रहा है। इंडिया बेस्ट कंटेंट है। सर एक जॉन क्या था? आपने पढ़ा था सर एक जॉन क्या थे? सर एक जॉन तो यही था ना, ये एक जॉन, ये एक जॉन, ये एक जॉन, ठीक है। तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, चलो तो तंत्रिकाक्ष में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं डायग्राम में लाया हूँ। यह एक लंबी ट्यूब जैसी है, ये एक लंबा पाइप जैसी से होती है। कैसे? लंबी पाइप जैसे। देखो पाइप जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, ट्यूब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन आएगा और ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ऐसे। ये पाइप वाला, ये पाइप देखो जी, ये वाला ब्लू देख रहे हो, ब्लू ये वाला, ये पाइप दिख रहे हो, यहाँ तक एक ट्यूब है जिससे होकर इन्फॉर्मेशन जाती है बच्चे जी। और कहाँ जाती है? नर्व एंड तक, उसके अंतिम सिरा तक चली जाती है। अब ये अंतिम सिरा क्या है? अंतिम सिरा आपको ये बताया था ना बच्चे, ये हैं आपके डेंड्राइट। अंतिम सिरा ये, अंतिम सिरा ये है। ये डेंड्राइट नहीं है, ये द्रुमिका नहीं है। द्रुमिका ये है जो उसके सिर पर होता है, ये शुरू में, ठीक है। सर बहुत मज़ा आ रहा है। पूरे डायग्राम सर खोल लेते हो तो जो बच्चा डायग्राम का ऑपरेशन करना सीख लेगा, बायोलॉजी उसका फेवरेट हो गया। जो डायग्राम से भागेगा तो गया काम से। फिर साइनेप्स क्या है? मैंने बोला दो तंत्रिकाओं के बीच में, जैसे एक खत्म हुआ, एक खत्म हुआ, फिर एक शुरू हुआ। अभी आपको दिखाया था ना बच्चा जी डायग्राम में साइनेप्स के बारे में, साइनेप्स के बारे में दिखाया था कि नहीं दिखाया था? सर फिर से बता दीजिए। ये साइनेप्स हो जाएगा। एक न्यूरॉन खत्म हुआ, फिर दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है। इनके बीच में जो खाली स्थान है, थोड़ा सा जो गैप होता है ना, उसी को बोलते हैं साइनेप्स, साइनेप्स गैप। चलो, एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और अगला निर्माण के द्रुमिका के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, जिसे हम लोग, जहाँ पर सिग्नल रासायनिक संकेतों के रूप में प्रसारित होती है, जिन्हें हम न्यूरॉन ट्रांसमीटर तंत्रिका संचारक कहा जाता है, ठीक है। चलो, और ये रहा साइनेप्स, ये रहा। मैं आपको दिखा दिया हूँ, लेकिन हम थोड़ा छोटे कर दें क्या। एक ये रहा, ये दूसरा रहा। इनके बीच में जो छोटा सा गैप दिखाया हूँ माइक्रो, ये है बच्चा जी। तो आपको डायग्राम ही बनाने पड़ेंगे। बन गया बच्चा जी? ठीक है सर, बन गया। अब मैंने आपके लिए कुछ नोट लाया है कि एनसीईआरटी में आपको कुछ रीड करने हैं। ऐसे मुझे करा देने थे, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा, समय का अभाव होता है। पर एनसीईआरटी कौन नहीं पढ़ पाएगा? अब पढ़ना, जो पढ़ा दिया ना वही बात इसमें लिखी गई है। मैंने क्या बोला था, आपने यहाँ तक पढ़ लिया था उस समय। अब इसको पढ़ के देखिएगा, जंतु तंत्रिका तंत्र क्या है, ये आपको प्योर समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चा जी, न्यूरॉन अगर उनके बीच में दो सेनेजू रहते हैं तो कभी कभी ये डेंड्राइट जो होते हैं बच्चे जी, ये सॉरी नर्व एंडिंग कभी कभी बच्चे की कोई मसल में सटे होते हैं कि मांस में सटा हुआ है। अब इस मस में कोई चुभन आएगा, कुछ भी आएगा, तो ये खबर पहुंचा देंगे मस्तिष्क तक। तो या तो इनमें गैप होता है, तो गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं, तो भी इनको जोड़ कर रखता है। या डायरेक्ट ये क्या होते हैं बच्चे जी, मस्कुलर पर भी सटे हुए होते हैं, दो पर, इसीलिए एक चित्र यहाँ पे दिया गया है। चलो, अब आपने जो चित्र देखा था कि कैसे सिग्नल चले जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, कैसे। देखो बच्चे, पहले तो अपने कि द्रुमिका युक्तियों द्वारा ये जानकारी, पर द्रुमिका इसको रिसीव करता है। सर द्रुमिका क्या है, डेंड्राइट क्या है, बार बार चित्र इसलिए दिखाते हैं बच्चे, मुझे पूरा याद हो जाए। ये द्रुमिका है, ये डेंड्राइट है। पहले ये खबर ले लेंगे, ठीक है, ये लेके यहाँ लाते हैं। ये तो अपने पढ़ा था, जो आपने पढ़ा वही बात इसमें कही लाते हैं। और जो खबर लाते हैं बच्चे जी, वो एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यहाँ एक विद्युत आवेग में विद्युत आवेग पैदा होती है। ये बिजली, ये इलेक्ट्रिक
इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से। उसके बाद क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चा जी, फिर क्या होता है कि विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स द्रुमिका डेंड्राइट से सेल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, सेल पास से गुजरता है, और क्या फिर सेल बॉडी से कहाँ एक्जॉन तक, आपको पता था एक्जॉन से जाता है, एक्जॉन से कहाँ जाता है अंतिम तक जाता है, अंतिम सिरे तक, और एक्जॉन से बच्चा जी ये पर समाप्त होने वाली जिसे हम नर्व एंडिंग बोलते हैं वहाँ तक ये पहुँच जाता है। एक बार फिर से बताता हूँ जो कहानी इसमें लिखी गई है। पहले ये क्या करेगा, सूचना रिसीव करेगा, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब ये होगा तो इसके पास एक और न्यूरॉन होगा और उनके बीच में गैप होगा। गैप के पास क्या होगा, आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन होंगे, जहाँ पर क्या होगा, केमिकल वाला आपको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदलेगा, यानी रासायनिक आवेग विद्युत आवेग में बदलेंगे, और विद्युत आवेग बदलने के बाद ये चल जाएंगे सेल बॉडी में, यहाँ फिर आएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से ये न्यूरॉन एक्सॉन के माध्यम से यहाँ तक आ जाएंगे। फिर इसके पास एक और साथ में जुड़ा होगा, बहुत सारे न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वही से बात अभी ये समझा दिया हूँ, आपको परेशान नहीं अच्छा लग रहा होगा, सर बातें समझ में आ रही है। फिर विद्युत आवेग साइनेप्स में, जहाँ पर ना पड़ता है 2 खाली स्थान होता है, 2 तंत्रिका तंत्र के बीच में खाली जगह होता है जो साइनेप्स होता है, जिसको हम हिंदी में सिनेप्स भी कहते हैं। यह तंत्रिका संचारक यानी न्यूरॉन ट्रांसमीटर नामक संकेतों को बंद कर देता है। इसमें इन्फॉर्मेशन बंद हो जाता है। कहाँ पर, ये रहा, मान लीजिए यहाँ पर क्या पैदा हुआ है, न्यूरॉन ट्रांसमीटर, इसमें इन्फॉर्मेशन बंद हो जाएगा और फिर इसके पास चला जाएगा, फिर इसमें आएगा तो फिर ये आएगा सेल बॉडी में, फिर ऐसे ही फिर दूसरे के पास चल जाएगा। यही बातें यहाँ पर समझाया जा रहा है। चलो, ये स्टेप आपको ये आने चाहिए। चलो हो गया। चलो अब नोट बचा जी, एक नोट लिख दिया हूँ कि, और फिर से अगले दिन के पास ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलते रहते हैं, ऐसे चलते रहता है। नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन से न्यूरॉन ट्रांसमीटर उत्पन्न होता है। क्लियर है? क्लियर है सर। चलो सर, ये डेंड्राइट क्या है, द्रुमिका क्या है? कब से दिखा रहा हूँ डेंड्राइट क्या कहता है। ये सेल बॉडी में एक्सॉन, सॉरी आपने जो पढ़ा, अगर पेपर में हमसे लिखने पूछा जाए कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में कैसे ये आवेग का मतलब जो भी सूचनाएं हैं, संकेत हैं, सिग्नल है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये स्टेप हो गया। फ्लो चार्ट से भी लिख सकते हो, ऐसा भी पेपर में आप लिख के आ सकते हो। ये वाला पहले द्रुमिका के पास जाता है, फिर एक्सॉन सेल बॉडी के पास यानी कोशिका, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका है, फिर तंत्रिकाक्ष, फिर नर्व एंडिंग, यानी नर्व एंडिंग के बोलें तो बच्चे क्या होता है, ये होता है अपना तंत्रिका कोशिका की अंतिम सिरा। फिर सिग्नल क्या होगा, संकेत में बदलेंगे, जो भी सिग्नल आया है कि ठंडा है, गर्म है, तीखा है, मीठा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन शरीर के पास आया है तो उसको पहले ये विद्युत आवेग में बदलेंगे, क्योंकि वे इलेक्ट्रिक है, क्योंकि ये द्रुमिका से तंत्रिका का अंत सिरा तक से गुजरते हैं। अब क्या है जो उनके बीच में क्या था, साइनेप्स में संकेतों का प्रसारण के दौरान तंत्रिका संचारक इन न्यूरॉन ट्रांसमीटर नामक रसायनों के रूप में होते हैं। ये केमिकल क्यों होता है सर, बिजली आप क्यों बोले कि विद्युत आवेग क्यों बोलते हो? क्योंकि बच्चा जी यहाँ पर जो भी द्रुमिका होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, उनमें कुछ आयन पाए जाते हैं उनके एंडिंग पॉइंट पर। आयन में मतलब सोडियम, पोटेशियम, जो भी धनात्मक आयन पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर विद्युत से संबंधित है ये। और यहाँ पर मैंने कुछ चित्र बताया है कि यहाँ पर चित्र बनाना है आपको, पहले ये लिख दिया आपने, फिर आपको एक चित्र बनाना है बच्चे जी। ये तो अभी आपको मुझे गलती हो गई, इसको ढक के रखना चाहिए, नहीं तो बच्चा सब लिखिए लेता है। पहले एक डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पर, और कौन सा डायग्राम, जो आपको बार बार दिखा दिए हूँ, यही डायग्राम। ये वाला डायग्राम बनाना आपको, जैसे ये रखा द्रुमिका, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आया, केमिकल में बदली थी, इलेक्ट्रिक में बदला, फिर इधर आया सेल बॉडी में, फिर यहाँ से एक्सॉन के माध्यम से एन पाया, फिर एक और न्यूरॉन है पास में, लेकिन दोनों के बीच में गैप है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप गैप्स। ठीक है, फिर इसका खबर ऐसा ही ये बदला इसको, फिर यहाँ पहुँचाया, फिर ये खबर इसको, ऐसे सूचनाएँ सूचनाएँ बढ़ते रहती हैं, आगे बढ़े। ठीक है सर, क्लियर है बच्चे जी? हाँ सर, जो चित्र दिखाया वो को बनाने थे बच्चे जी, बहुत ही वो न्यूरॉन का फार्मूला चित्र बनाने के लिए पूछता भी है। तो बच्चों जी बायोलॉजी में मैं बताऊँ आपको, बायोलॉजी में प्यार करा दूंगा। सब लोग इसको अफवाह बना के रखे थे कि जीव विज्ञान रटने का विषय है, रटने का विषय। ऐसा नहीं है बच्चे जी, बहुत प्यारा विषय है, सिर्फ थोड़ा चित्र से खेलते रहो, मज़ा आ जाएगा। और करना ही क्या है बच्चा जी, जब माता पिता ने
और सबसे बड़ी बात की बच्चा जी, बचपन से, जब मैं बचपन में था, आप जब इतने बड़े थे, आप इतने बड़े हो गए हो, लंबे पैर टैंग वाले, तो आपका रिजल्ट अब बनने वाला है। क्या आपने बचपन में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई नहीं पूछेगा, आपके कक्षा में क्या मार्क्स थे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब आपका पेपर 500 का होने जा रहा है। 500 में आप कितना करना चाहते हो, जितना कर दोगे यही आपका इतिहास होगा, यही आपका सब कुछ होगा। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों एक बार जो बच गया ना समय, सिर्फ तुम इसमें लग जाओ, देखना आपके हम सारे विषय तैयारी करा देंगे, सारे विषय पर तैयारी हो जाएंगे, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है प्यारे वाले, चलो अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। अगला हेडिंग बनाइएगा, इसके प्रकार, न्यूरॉन के प्रकार, यानी ऐसे बच्चे न्यूरॉन को हम तंत्रिका न्यूरॉन भी बोलते हैं हिंदी में, इसको आप न्यूरॉन भी लिख सकते हो, तो मत घबराना। क्या ये गलत लिखा गया, मिटाने दीजिए, निकल जा रही बालक। इसको हम न्यूरॉन भी पढ़ते हैं, इसको हम तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं, या इसको हम स्नायु यही नाम होता है, इसलिए मैं तो साइड में लिख दिया हूँ कि कभी ऐसा नाम मिले तो मत घबरा जाना प्यारे वाला। चलो ये 3 टाइप के बटे जाएंगे, पहला होगा ये दूसरा और ये तीसरा। पहले को बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन्स, जिसे प्रेरक तंत्रिका उत्तर बोलते हैं। और तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन्स, जिसे हम लोग अंतरा तंत्रिकानु बोलते हैं, या उसको हम लोग दूसरा नाम है रिले न्यूरॉन, इसको रिले न्यूरॉन भी कहता है। क्लियर है, इधर न्यूरॉन लिखा है NEURON, न्यूरॉन लिखा गया है। चलो तीनों थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ पढ़ें उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। कोई पूछे क्या है, क्यों, क्या है, ये जानना जरूरी है। तो पहला देखिए, ये ज्ञान इंद्रियों, ये क्या होते हैं, संवेदी तंत्रिका से क्या है, तो ये क्या कहता है कि वे ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रिय मतलब चीज़ें आपके पास क्या है, आँख, दांत, नाक, इधर दांत नहीं, जीभ, स्किन, ये सब ज्ञान इंद्रिय हैं, जहाँ से हमें ज्ञान मिलती है। के ज्ञान इंद्रियों के ग्राही से, उनमें ज्ञान इंद्रिय में क्या है, हमने बोला कि हर चीज़ में कुछ कुछ रिसेप्टर होता है। जीभ में, टंग्स में भी रिसेप्टर है जो बताता है कि कैसे स्वाद है, नाक में भी रिसेप्टर है जो बताता है कैसा गंध है, कान में भी रिसेप्टर है कि साउंड को बताता है, ये आँख में भी है लाइट रिसेप्टर जो प्रकाश बताता है, प्रकाश का रंग कैसा है, प्रकाश कैसे है। ठीक है, तक लेता है, कहाँ तक लेता है, मस्तिष्क तक लेता है, ब्रेन तक, इसीलिए इसे अभिवाही तंत्रिका या अफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। इसे कैसे, जब कोई चीज़ आप सुनते हो तो संकेत जो सिग्नल होते हैं ये आपके कान द्वारा ब्रेन तक पहुँच जाता है। इसमें आपसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, आपके मस्तिष्क में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वही आपकी बात आपको कान में ना जाता तो आपके मस्तिष्क में बातें नहीं जाता कि अब क्या आप बता रहे हो क्या। ये मस्तिष्क बहुत बड़ा चीज़ है, पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, चिंता मत करो, चैप्टर में यही पढ़ना है। पहला लेक्चर है, थोड़ा आपको मज़ा दिलाने के लिए। अब तुम पूरा यूट्यूब पर ऐसा लेक्चर ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। अब तक तो आपको कितना क्वेश्चन आंसर पढ़ा के मतलब पगला दिए होते, क्वेश्चन आंसर तो तुम खुद कर लोगे मेरे प्यारे वाला। हो गया, पढ़ लिए मोटर न्यूरॉन, ये क्या है देखो। चलो ये क्या है, एक प्रेरक तंत्रिका है, क्या है कहते हैं, ये मेरुरज्जु बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड। सर स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, पढ़ाएंगे बच्चे जी, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो, ये इसको पढ़ाया जाएगा, रीढ़ की हड्डी में होता है। से सूचना से को इफेक्टर अर्गन तक, यानी संवेदनग्राही अंगों तक ये ले जाता है, जिन्हें हम सिग्नल के अनुसार प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है। इन्हें अपवाही तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, इसे अपवाही, उसको अभिवाही, इसको अपवाही तंत्रिका यानी इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छी बात है। चलो और इसका एग्जाम्पल कैसे मालूम चलेगा, एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे मस्तिष्क की कोशिकाएँ, जिसे हम लोग ब्रेन सेल को बच्चे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं या मेरुरज्जु बोलते हैं, यानी मेरुरज्जु की कोशिकाएँ हाथ की मांसपेशियों की कोशिकाओं को संकेत भेजती हैं कि जिससे गर्म सतह है भाई हाथ हटा ले। मान लो कोई चीज़ है, सब्सटेंस है, गर्म है, बहुत हॉट है, यहाँ पर गया, तुरंत हाथ आपका ऐसे चल जाएगा, आपका हाथ तुरंत हटेगा, यहाँ से तुरंत हटेगा। क्यों? क्योंकि तुरंत इसको बता रहे हैं मेरुरज्जु कहाँ सिग्नल भेज रहा है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क तुरंत बता रहा है भाई अपने हाथ, इसको बताया भाई तू हट, नहीं तू चल जाएगा, तू चलेगा, दिमाग में उड़ेगा, तू चल जाएगा, हाथ हट जाए, यहाँ से हट जा। तो ये शरीर में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऐसे ही बना हुआ है बच्चे जी। तीसरा रिले न्यूरॉन, इसको पढ़ लेते हैं, आखिरी है ये। चलो ये क्या है, इंटर न्यूरॉन कहते हैं, इसको हम अंतरा तंत्रिका इसको हम लोग रिले न्यूरॉन भी बोल रहे थे। ठीक है, कहते ये संबंधित तंत्रिका कोशिका यानी सेंसरी न्यूरॉन से प्रेरक दोनों न्यूरॉन, अपने 2 पढ़ा इसके पहले, कौन कौन,
सेंसरी और मोटर, दोनों न्यूरॉन के बीच में क्या करता है बच्चा जी, एक प्रेरक बनता है, यानी जो उसका आदान सूचना को इधर इनसे सूचना लेकर उनके पास जाता है, यानी इस ऑर्गन से, इस न्यूरॉन से सूचना लेगा और मोटर न्यूरॉन के पास भेज देगा। ये मोटर न्यूरॉन का भेज देगा। मोटर न्यूरॉन क्या है, जो मेरोजियम होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड अभी अपने भरा ऊपर। ठीक है सर, चलिए क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा इसको भी लिख लेंगे बच्चा जी आप। न्यूरॉन की बाहरी सतह पर सोडियम या पोटेशियम के धन लिख लिया आपने, धन आवेश लिखना है। ठीक है, धन आयन, मैं बताया ना थोड़ा आयन होता है इसीलिए बिजली की यहाँ बातें हो रहा है, आयन पाया जाता है, जबकि इसके अंदर सतह पर क्लोरीन के कारण ऋण आयन पाया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको लिख लेना बच्चा जी। थोड़ा ये कंपटीशन का बुक आपको पता है कि मैंने आपको पिछले बार बताया था ये आपके, क्योंकि हमको तो आपको नौकरी में ले जाना है ना बच्चे जी, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाना है, तो तैयारी क्यों ना अभी से किया जाए। चलो, ये सारी बात आपको लिख लेना है जो कि पढ़ा दिया हूँ, कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा बातें मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बालक को, क्लियर है ये। अच्छा जी, आज का कंटेंट हम लोग इतना करने के बाद अब करा दें आपसे, जिसका बहुत है सब इंतज़ार कर रहे थे, सर क्या MCQ नहीं होगा, आपने इतना पढ़ा दिया, MCQ कहाँ गया हमारा। चलो, आ गया तुम्हारा MCQ, आ गया तुम्हारा MCQ। चलो, ऐसे बच्चे इसमें हमने आंसर कर पहले टिक आउट हो गया है, लेकिन इसके बाद से आपको टिक आउट नहीं मिलेगा, टेंशन मत लेना। चलो, क्या है कि बता रहे कि कोई पर्यावरण में जिसके लिए कोई जीवन की प्रतिक्रिया करता है, क्या कहलाता है, उद्दीपन, स्टिमुलस कहलाता है, ये अच्छी बात है। पूछ रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ यूनिट। अरे भाई, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल, न्यूरॉन सेल, इसको नर्व सेल बोलते हैं, ये नर्व होना चाहिए, नर्व सेल, NERVE, नर्व सेल कहते हैं। ठीक है, दो तो अरे हम खाली स्थान क्या कहते हैं, साइनेप्स, ये तो पूछ लिएगा तुमसे बच्चा जी। कंटेंट आपको बहुत मस्त मिल रहा है, अब कर लो, मैं MCQ नहीं, ये तो आपका क्वेश्चन है, सब आपको करना था, टिक आउट पहले से कर दिया गया है। जो भी बालिकाएँ ने नोट्स मेरा बनाए हैं उन्होंने टिक आउट कर दिया है। अब बता दिया हूँ कि मत करना ऐसा काम, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं बहुत आराम, हमको नहीं, बच्चे को करना है परेशान, आराम मिल जाएगा तो सबको कुछ महत्व नहीं बुझेगा, सब जल्दी से कर लेंगे फटाफट से। 10 नंबर ये रहा, 11 नंबर कर लो, बहुत मस्त मस्त सवाल है, कर लेने आपको। ठीक है, 13 नंबर हो गया प्यारे बालक जी का, 13 नंबर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लगता है टफ हो गया तो चिंता की बात नहीं है। चलो, ये आ गया, ये अच्छा है, अब तुम बताना इसको, ये तो छूट अच्छा किया गया इसको। न्यूरॉन की शाखाओं के लिए शब्द है, न्यूरॉन की जो ब्रांचेस होती हैं उसे क्या कहते हैं बताइएगा। यही आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, और यहीं पे बोलता हूँ आपको थैंक यू सर, थैंक यू क्या है, अरे प्यारे बालक हो, इतने मेहनत करते हो, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, लेक्चर्स देखना है, नोट्स बनाने, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए कितनी मुश्किल बड़ी काम है। विद्यार्थी को जीवन ऐसे ही बहुत मुश्किल होता है, बहुत परिश्रम होता है, दिखता किसी को नहीं है, मुझे दिख रहा है कि मैंने मेहनत किया था, बहुत बहुत प्यारे बच्चे भी कर रहे हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में बच्चे जी, तब तक के लिए वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, जहाँ भी डाउट है एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और चैनल मोनेटाइज हो गया है, चैनल सक्सेसफुल, तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, प्यार और नमस्कार, धन्यवाद।